हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वाइकेरियस लायबिलिटी की, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वाइकेरियस लायबिलिटी जो है उसका मतलब क्या है। हमें वाइकेरियस लायबिलिटी को समझने से पहले हमें ये देखना है कि लायबिलिटी का मतलब क्या है। लायबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी पर्सन ने अनलॉफुल एक्ट किया या फिर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, उसकी वजह से उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं उस पर्सन के एक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, ना कि किसी और दूसरे पर्सन की। तो ये जनरल रूल है कि पर्सन अपने एक्ट्स के लिए खुद ही लायबल होता है। अगर किसी पर्सन ने कोई रॉन्गफुल एक्ट करा है तो उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, वो खुद ही लायबल होगा। अब ये जो जनरल रूल है लायबिलिटी का, इस जनरल रूल का ही एक्सेप्शन है वाइकेरियस लायबिलिटी। इसमें पर्सन वाइकेरियसली लायबल होता है, लायबिलिटी वाइकेरियसली अराइज होती है। इट मीन्स कि रॉन्गफुल एक्ट किसी और ने किया है बट लायबिलिटी किसी अनदर पर्सन की अराइज हो रही है। यहाँ पर राम पर कोई भी लायबिलिटी अराइज तब होएगी जब राम के द्वारा अपॉइंट किया हुआ पर्सन यानी कि श्याम जो है अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो जो वाइकेरियस लायबिलिटी है वो डायरेक्टली अराइज हो जाएगी राम के लिए। तो अगर राम अपना एजेंट को अपॉइंट करता है या राम का कोई सर्वेंट है जिसका नाम श्याम है एंड उसका सर्वेंट या उसका एजेंट बीइंग अ सर्वेंट एंड एजेंट ऑफ राम, उसका एजेंट और सर्वेंट होने के नाते अगर वो कोई एक्ट करता है एंड वो रॉन्गफुल एक्ट है तो डायरेक्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टली जो लायबिलिटी अराइज हो रही है वो राम की होगी। तो इसी को हम बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। अब वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस होना ज़रूरी है। वो एसेंशियल कंडीशंस क्या है? सबसे पहले तो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। रॉन्गफुल एक्ट का जो भी कमिट हुआ है, जिस पर्सन ने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है और जिस पर्सन ने उस पर्सन को कहा था वो एक्ट कमिट करने के लिए, उन दोनों में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। और वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। तो वो लीगल रिलेशनशिप में 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये आगे फर्दर। पहला है प्रिंसिपल एंड एजेंट, सेकंड है पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म एंड थर्ड है मास्टर एंड सर्वेंट। अब रिलेशनशिप में अगर इन तरीके का रिलेशनशिप होगा, अगर प्रिंसिपल एंड एजेंट हैं या पार्टनर्स हैं या मास्टर एंड सर्वेंट हैं, तभी वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होगी, तभी वो पर्सन वाइकेरियसली लायबल होगा फॉर द एक्ट ऑफ या फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अनदर पर्सन। अदरवाइज वो लायबल नहीं होगा। एंड सेकेंड एसेंशियल है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो जो एक्ट हुआ है, जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। मतलब एजेंट को जब एम्प्लॉय किया प्रिंसिपल ने, कुछ डायरेक्ट करा, कुछ ऑथराइज करा कुछ एक्ट करने के लिए, तो उस दौरान ही एजेंट ने वो वर्क किया है। या जब मास्टर ने डायरेक्शन दी सर्वेंट को कुछ एक्ट करने की, किसी तरीके से एक्ट करने की, एंड सर्वेंट ने उस एक्ट को करने के दौरान ही कुछ काम ऐसा करा जो रॉन्गफुल एक्ट में फॉल कर गया, तो तभी वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज हो जाएगी मास्टर और प्रिंसिपल की। अब जो ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये आता है अथॉरिटी की। जो अथॉरिटी प्रिंसिपल या मास्टर ने दी सर्वेंट और एजेंट को करने के लिए, उसी अथॉरिटी में रहते हुए अगर सर्वेंट और एजेंट ने काम किया तो ठीक है, बट उस अथॉरिटी को अगर एक्सटेंड कर दिया उन्होंने तो वाइकेरियसली लायबल हो जाएंगे उनके प्रिंसिपल और मास्टर। अब जो ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये हमें कैसे पता चल रहा है? डायरेक्टली ऑथराइज किया किसने? प्रिंसिपल ने और मास्टर ने। तो वो एक्ट क्या माना जाएगा कि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया गया है। सेकंड पॉइंट कि इम्प्लाइडली रिक्वायर्स टू एक्ट। कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं कि मास्टर या प्रिंसिपल इम्प्लाइडली हम ये मान के चलते हैं कि जो सर्वेंट है या एजेंट है वो इस तरीके से तो एक्ट करेगा ही, और ऐसे एक्ट्स करने के दौरान में बीच में अगर कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है तो वो भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर सर्वेंट जो है वो अपने केयरलेसनेस बिहेवियर से कोई उसका रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो जाता है उससे, या फिर एजेंट के केयरलेसनेस बिहेवियर से कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो जाता है, तब भी प्रिंसिपल और मास्टर की वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है ऑथराइज्ड एक्ट डन रॉन्गफुली। जो प्रिंसिपल और मास्टर ने एक्ट को ऑथराइज किया था वो तो लॉफुल था, बट जो मोड अपनाया एजेंट और सर्वेंट ने उस एक्ट को करने का, वो क्या था? वो रॉन्ग था, वो रॉन्गफुल था।
रॉन्गफुल तरीका अपनाया एजेंट और सर्वेंट ने, तो ये क्या हो गया, ये जो लाइबिलिटी है क्लियरली प्रिंसिपल और मास्टर की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी एंड वो वाइकेरियसली लाइबल हो जाएंगे और ये माना जाएगा कि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही हुआ है, क्योंकि जो एक्ट ऑथराइज किया गया था वो तो लॉफुल था, बट उस एक्ट को करने के कारण ही वो अनलॉफुल एक्ट हुआ है। नेक्स्ट है कैजुअल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब सपोज प्रिंसिपल ने एजेंट को डेलीगेट किया कोई काम एंड उसी को करने को बोला था, आगे सब डेलीगेट करने को नहीं बोला था, एंड एजेंट ने आगे सब डेलीगेट कर दिया एंड सब डेलीगेट जिसको करा, जो मतलब जो हम उसको कहेंगे सब एजेंट ने अगर जो काम करना था उसने वो करते समय क्या किया, कोई और रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर दिया, कोई टॉर्ट कमिट कर दिया, तो क्या उसके लिए भी प्रिंसिपल लायबल होगा? तो नो, यहाँ पर डेलीगेशन अलाउड नहीं था, यहाँ पर एजेंट ने बिना अथॉरिटी के आगे फर्दर डेलीगेट किया है एक्ट, जो भी एक्ट था करने को बोला था, जो भी अथॉरिटी दी थी प्रिंसिपल ने एजेंट को वो उसको खुद को करने को दी थी, उसको ये नहीं बोला था आगे फर्दर डेलीगेट कर दो। तो जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं है आगे फर्दर डेलीगेट करने की तो आप फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते हो, एंड जो सब एजेंट है उसके एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, सब एजेंट के एक्ट के लिए एजेंट लायबल होगा वाइकेरियसली। तो यहाँ पर भी वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, बट पर्सन्स बदल गए हैं। यहाँ पर सब एजेंट के एक्ट की वजह से एजेंट लायबल होगा एंड एजेंट के एक्ट की वजह से प्रिंसिपल लायबल होगा। अब बात आती है, ये जो वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये किस पर बेस्ड है? रीजनेबल फॉरसाइट पर, कि अगर कोई भी प्रिंसिपल है, चाहे वो एजेंट है या मास्टर सर्वेंट का रिलेशन अगर आप देख लो, तो इनके रिलेशन के अंदर कोई भी पर्सन अगर दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर रहा है कोई एक्ट करने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो उनमें एक रीजनेबल फॉरसाइट होनी चाहिए कि ये पर्सन ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कर सकता है कि या नहीं कर सकता है, ये केयरफुल रह के काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसी चीज़ पर बेस्ड है वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब आगे आता है कि वाइकेरियस लायबिलिटी जो फर्दर बेस्ड है वो दो इम्पॉर्टेंट मैक्सिम पर बेस्ड है। अब ये मैक्सिम क्या कहती है? क्यू फेसिट पर इलियम फेसिट पर से, कि वन हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डीम्ड टू बी हिज ओन एक्ट। अगर कोई एक पर्सन किसी और के द्वारा कोई एक्ट करवाता है तो यही माना जाता है कि वो एक्ट उसके खुद का है। अब जैसे प्रिंसिपल कोई एक्ट करवा रहा है, उसको कुछ एक्ट करना है एंड वो खुद नहीं करके एजेंट को अपॉइंट कर रहा है और एजेंट से वो एक्ट करवा रहा है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पर प्रिंसिपल को लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैक्सिम अप्लाई हो रही है और वहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो एजेंट का एक्ट है हम उसको इस तरीके से मानेंगे कि वो प्रिंसिपल के खुद का एक्ट है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ने कुछ एक्ट करने के लिए एजेंट को एम्प्लॉय किया एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर एजेंट से कुछ रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है तो प्रिंसिपल लायबल होगा, क्योंकि जहाँ एजेंट को अथॉरिटी प्रिंसिपल ने ही दी है। एंड दूसरी तरफ मास्टर एंड सर्वेंट के रिलेशन में भी यही सेम होगा कि अगर सर्वेंट अपने मास्टर के सुपरविजन और कंट्रोल में अगर कोई काम करता है और वो काम करने के दौरान अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो जाता है तो उसके लिए सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए मास्टर जो है वो वाइकेरियसली लायबल होगा। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मैक्सिम आती है इसके अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर, वो है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, कि लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। ये जो दोनों ही रिलेशनशिप हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड मास्टर एंड सर्वेंट, इन दोनों में ये अप्लाई होती है ये वाली मैक्सिम। एंड इसमें क्या है? लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, कि इसके अंदर जो पर्सन सुपीरियर पोजीशन में है हम उसको लायबल ठहराते हैं एंड उसकी वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है, हम उसको लायबल ठहराते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रॉन्गफुल एक्ट जो भी कमिट हुआ है। अब सपोज मास्टर एंड प्रिंसिपल में अगर हम देखें तो दोनों के रिलेशनशिप में, मास्टर एंड सर्वेंट के रिलेशनशिप में कौन सुपीरियर पोजीशन में है? ऑब्वियसली मास्टर, क्योंकि जो सर्वेंट है वो उसकी पॉकेट भी छोटी है, तो जिसकी पॉकेट बड़ी वो सुपीरियर, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट के अंदर भी अगर हम देखें तो प्रिंसिपल जो है वो सुपीरियर माना जाएगा क्योंकि उसकी पॉकेट बड़ी है, तो हम जिसकी पॉकेट बड़ी है हम उसी को लायबल ठहराएंगे, तो इसलिए ये बेस्ड है। और दूसरी बात, जो वाइकेरियस लायबिलिटी है इसके अंदर लायबिलिटी का नेचर क्या है? जो वाइकेरियस लायबिलिटी है उसके अंदर जो लायबिलिटी है वो जॉइंट भी हो सकती है, वो सेवरल भी हो सकती है।
तो प्लेंटिफ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चलना चाहता है, वो किसकी लायबिलिटी अराइज करना चाहता है। अगर प्लेंटिफ चाहता है कि वो प्रिंसिपल को स्यू करना चाहता है तो वो सिर्फ प्रिंसिपल को स्यू कर सकता है। अगर प्लेंटिफ चाहता है कि वो सिर्फ एजेंट को स्यू कर सकता है तो वो सिर्फ एजेंट को स्यू कर सकता है। बट अगर वो चाहता है कि मैं दोनों को स्यू करूँगा तो वो दोनों को ही स्यू कर सकता है। एंड वाइस वर्सा, जो अदर रिलेशनशिप है उन पर भी सेम ही अप्लाई होगा। बट रिस्पोंडेंट सुपीरियर जो मैक्सिम है, ये अगर अप्लाई हो जाती है तो जनरली प्रिंसिपल और मास्टर को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, क्योंकि लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। जो सर्वेंट है या एजेंट है, अगर हम उसको लायबल कर भी देंगे तो वो कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। तो जिसने अथॉरिटी दी है, इससे अच्छा जिसने अथॉरिटी दी है उसी को लायबल ठहरा देते हैं ताकि वो कंपनसेशन तो दे पाए। ठीक है, तो इस पर ये बेस्ड है। अब वाइकेरियस लायबिलिटी में एक और कंपैरिजन होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का सर्वेंट से। जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है उस पर आपका कोई भी सुपरविजन नहीं है। अगर आपने कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया है तो आपका उस पर कोई सुपरविजन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वहाँ आपकी लायबिलिटी भी अराइज नहीं होगी वाइकेरियसली। जैसे आपने कोई ओला या ऊबर जो कैब है वो बुक करी, अब एक जगह से दूसरी जगह जाना था आपने, तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। आपने तो सिर्फ उनको बोला कि मुझे यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है, बस मैं आपको उसके लिए पे करूँगा जो भी चार्जेस होंगे। बट अगर उसने उस रास्ते पे जाने के दौरान, अभी आपकी डेस्टिनेशन आई नहीं थी, उसके आने से पहले ही कोई एक्सीडेंट अगर वो कर देता है तो क्या इसमें आपकी लायबिलिटी अराइज होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना आपका कोई कंट्रोल था ना आपका कोई सुपरविजन था, आप उसका वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि जिसके अंदर आपकी कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी वाइकेरियसली। आप अपने ही एक्ट्स के लिए लायबल होंगे, आप वो ड्राइवर के एक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे। अब वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, जो वो बेस्ड करता है रीजनेबल फॉरसाइट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक एजेंट को अपॉइंट किया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा, तो उसमें एक रीजनेबल फॉरसाइट होनी चाहिए कि वो ये सोच सके कि वो एजेंट कोई भी रॉन्गफुल एक्ट नहीं करेगा। या अगर कोई मास्टर एक सर्वेंट को अपॉइंट कर रहा है अपने घर पर, तो वो एक रीज़नेबल फोरसाइट रखे कि ये सर्वेंट जो है वो अच्छे से काम करेगा, एंड जो मैं इसको सुपरवाइज दूंगा, जो मैं इसको सुपरविजन दूंगा, जो मैं इसको ऑर्डर दूंगा, जो मैं इसको अथॉरिटी दूंगा, ये उसके अंदर रहकर ही काम करेगा। तो ये रीज़नेबल फोरसाइट होना ज़रूरी है इस वाइकेरियस लायबिलिटी के लिए। अब नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर। सबसे पहला केस है ललॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। इस केस के अंदर एक महिला जो थी, उनको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी थी। उन्होंने क्या किया, एक कंपनी को कंसल्ट किया। तो जो कंपनी थी वो क्या करती थी, जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे या जो ख़रीदना चाहते थे उनको आपस में मिलवा देती थी। बट यहाँ पर क्या किया, कंपनी के एक एम्प्लॉय ने क्या कर दिया, फ्रॉड कमिट कर दिया और प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ले लिया। तो यहाँ पर डायरेक्टली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उस एम्प्लॉय ने ऐसा काम किया था एंड अपने नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर ली थी। एंड यहाँ पर कंपनी की पूरी लायबिलिटी अराइज होती है वाइकेरियसली, एंड वो लायबल है ये फ्रॉड करने के लिए। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास SBI वर्सेस श्यामा देवी। इस केस के अंदर क्या था कि एक पर्सन ने क्या किया, दूसरे पर्सन को चेक दिए कुछ बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। जैसे नेबर्स होते हैं, जान पहचान में चेक दे दिए कि हाँ डिपॉजिट कर देना बस। बट उस पर्सन ने क्या किया, वो चेक डिपॉजिट ना करके वो चेक अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लिया, वो चेक अपने अकाउंट में डलवा दिए। अब यहाँ पर उस पर्सन ने फ्रॉड कमिट करा। बट क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, क्या बैंक जो है वो वाइकेरियसली लायबल है? तो यहाँ आंसर आएगा नो, बैंक जो है वो वाइकेरियसली लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने पर्सनल कैपेसिटी में उस पर्सन को चेक दिए थे। वो जो पर्सन ने चेक आपसे रिसीव कर रहे थे वो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे थे, वो एज अ बैंक एम्प्लॉय आपसे चेक नहीं लिए थे उसने। इसी रीज़न की वजह से बैंक जो है वो वाइकेरियसली लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस है स्टोनी वर्सेस एश्टन। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक ऑफिशियल जो था, ऑफिशियल पर्सन जो था, वो अपने बॉस को घर ड्रॉप करने गया एंड उसका यही काम था अपने बॉस को घर ड्रॉप करने का। एंड घर ड्रॉप करके जब वो वापस आ रहा था तो जिस रास्ते से वो यूजुअली आता था उसने रास्ता बदल के, अपनी प्राइवेट परचेजिंग उसको कुछ करनी थी तो उसने रास्ता बदल लिया और दूसरे रास्ते से आने लगा। एंड वहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या यहाँ पर वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होगी? तो यहाँ पर इस केस के अंदर ये है कि जो ड्राइवर है उसने जैसे ही कोर्स बदला, उसने रास्ता बदला, जो भी ड्यू कोर्स में वो हमेशा आता था जिस रास्ते से, उसने वो रास्ता नहीं अपनाया एंड वो बॉस को छोड़ चुका था उनके घर पर।
तो यहाँ पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो एक्सीडेंट है या कुछ भी अगर एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट अगर कमिट होता है ड्राइवर के द्वारा, तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। एंड यहाँ पर जो कंपनी है उसकी लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जैसे ही उसने बॉस को वहाँ पर ड्रॉप करा, छोड़ दिया, उसके बाद उसकी जो ड्यूटी है वो ख़त्म हो गई, उसके बाद वो सीधा अपने घर जाए या जो मर्जी अपने पर्सनल काम कर सकता है, जो कि वो अपने पर्सनल परचेजिंग काम के लिए उसने रास्ता बदला था, तो यहाँ पर उसकी लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट केस है हल वर्सेस ली का। इस केस के अंदर क्या था, एक कंपनी जो थी वो ट्रेंड नर्सेज को प्रोवाइड करती थी। अब उनको जो वो चेक करती थी कि जिन पर्सनस को भी ज़रूरत है ना, उन पर्सनस को वो जो नर्सेज हैं उनको मिलवा देती थी आपस में। कंपनी का और कोई रोल नहीं था, जिन पर्सनस को नीड है वो, जो नर्सेज है वो, उन दोनों को आपस में मिलवाना, उन लोगों को आपस में कांटेक्ट में लाना, यही काम था कंपनी का। अब जो नर्सेज की सैलरी थी वो भी वही पर्सन देते थे जो उन्हें एम्प्लॉय करते थे, यानी कि जो पर्सन नीड में थे उन नर्सेज के। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो नर्सेज का जो पूरा कंट्रोल है वो प्लेंटिफ के पास था। एंड अगर नर्सेज की नेग्लिजेंस की वजह से कोई हार्म पहुँचता है प्लेंटिफ को, जैसा कि इस केस के अंदर हुआ, तो यहाँ पर कंपनी जो है वो इसमें पूरी तरीके से वो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए कंपनी की भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। यहाँ पर कोई भी विकेरियस लायबिलिटी नहीं अराइज होती है, क्योंकि जो पूरा कंट्रोल था नर्सेज के ऊपर, नर्सेज जो थी वो किसके कंट्रोल में या किसकी अथॉरिटी में काम कर रही थी, प्लेंटिफ की। कंपनी का कोई भी रोल नहीं था, कंपनी ने अपने पास कोई अथॉरिटी रखी ही नहीं थी, तो यहाँ पर विकेरियस लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। So that's it for now. Thank you so much for watching. See you in my next video.